नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बाबर के विषय में, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के विषय में। इससे पहले मैं मुग़ल साम्राज्य के विषय में एक परिचय का वीडियो बनाया था। उसमें मैं बताया था कि आपका जो मुग़ल साम्राज्य होता है, मुग़ल साम्राज्य तो ये चलता है आपका 1526 से लेके, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण किया था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका मुग़ल वंश का शुरुआत हो जाता है। अब देखिए, जो मुग़ल होते हैं, मुग़ल आपका तुर्क प्लस में मंगोल, तुर्क प्लस में मंगोल बराबर में होता है मुग़ल। तो देखिए, जो तुर्क होते हैं, क्योंकि जो आपका उमर शेख मिर्ज़ा, बाबर के जो पिता रहते हैं उमर शेख मिर्ज़ा, वो तुर्की रहते हैं, और जो बाबर की माँ रहती हैं कुस्तुनिगा खां रहती हैं, जो वो आपका मंगोल रहती हैं, चंगेज वंश से संबंधित रहती हैं। इसलिए जो मुग़ल होते हैं, मुग़ल को तुर्क प्लस में मंगोल कहा जाता है। मंगोल का मतलब होता है मुग़ल, मुग़ल का मतलब होता है शक्तिशाली, मुग़ल का मतलब होता है शक्तिशाली होता है मुग़ल। लेकिन ये जो मुग़ल साम्राज्य के रहते हैं, ये अपने आप को मुग़ल इसलिए नहीं कहते थे, क्योंकि ये जब मुग़ल खुद को कहते थे तो इन्हें मंगोल याद आता था। मंगोल वही थे, चंगेज खां वही था जो ज़्यादातर लोगों का नरसंहार किया था, इसलिए खुद को मुग़ल कहना पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी लोग इन्हें मुग़ल वंश का ही मानते हैं। अब देखिए, जो मुग़ल साम्राज्य होता है, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक रहता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहता है मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक रहता है। अब देखिए, जो बाबर होता है वो अपनी खानदानी जो उपाधि होती है मिर्ज़ा की उपाधि को ये त्याग देता है, और ये सुल्तान की उपाधि को भी नहीं धारण करता है। ये एक उपाधि धारण करता है जिसको कहते हैं बादशाह की उपाधि ये धारण करता है। कौन? मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो होता है बादशाह की उपाधि धारण करता है, इसलिए इसको कहा जाता है बादशाह बाबर भी कहा जाता है इसको। अब देखिए, बात करते हैं मोहम्मद बाबर के विषय में। तो ये जो बाबर होता है ये मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है, और बाबर का जो जन्म होता है आपका फरगना, बाबर का जन्म होता है फरगना में होता है। कब होता है? 14 फरवरी 1483 में होता है, इसका जन्म होता है। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म फरगना में होता है। और बाबर के पिता का नाम रहता है उमर शेख मिर्ज़ा रहता है बाबर के पिता का नाम। बाबर की माता का नाम कुस्तुनिगा खां रहता है, इनकी माँ का नाम, और इनकी पत्नी का नाम रहता है महामनगा जो रहती हैं इनकी पत्नी रहती हैं। ये आपका बाबर के विषय में है। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था। मुग़ल जो साम्राज्य होता है उसमें 17 वंशज होते हैं। मुग़ल साम्राज्य में 17 वंशज होते हैं। हम लोग केवल देखिए, जो महत्वपूर्ण बाबर है, बाबर के बाद में आता है हुमायूं के बाद में आता है अकबर आता है, और अकबर के बाद में जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में औरंगजेब, और सबसे जो लास्ट में होता है बहादुर शाह जफर दूती होता है। तो हम लोग केवल 5-6 के विषय में ही पढ़ेंगे जिनसे संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो अब देखिए, मैं बात करता हूँ बाबर क्या करता है? 19-20 अप्रैल बाबर 19-20 अप्रैल 1526 में भारत पर आक्रमण करता है। वो भी भारत पे शासन रहता है इब्राहिम लोदी का, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम, लोदी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी होता है। तो इब्राहिम लोदी के ऊपर एकाएक आक्रमण कर देता है। अब जब ये आक्रमण कर देता है तो देखिए, पानीपत का पहला युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल। वैसे तो 19-20 अप्रैल 1526 में आक्रमण कर देता है, लेकिन जो पानीपत का युद्ध होता है वो 21 अप्रैल 1526 में होता है। पानीपत का युद्ध आईबी इब्राहिम लोदी
IL के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर जो होता है इसके बीच में युद्ध होता है और बाबर जीत जाता है। और यहीं से मुगलिया जो सल्तनत होती है उसका भारत में स्थापना हो जाता है और ये 1526 से लेके 1857 तक भारत पर राज करते हैं। और जो मुगल होते हैं इसी में एक जहांगीर आएगा जिसके विषय में चर्चा किया जाएगा। जहांगीर जो रहता है उसी के शासनकाल में विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो आते हैं। विलियम हॉकिंस उनसे कहता है कि आप हमें कंपनी स्थापित करने दीजिए और जहांगीर इस तरीके से अनुमति दे देता है। और फिर धीरे धीरे जो अंग्रेज होते हैं वो भारत में हावी होने लगते हैं और फिर 1857 के बाद में ये पूरी तरीके से 1757, 1764, 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, इसके बाद में क्या होते हैं पूरी तरीके से फैल जाते हैं भारत में और अपना राज करते हैं। और 1947 तक इनका शासनकाल चलता है और 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश भारत आज़ाद हो जाता है। अब देखिए मैं बात करता हूँ केवल इसके विषय में, आपका ये जो बाबर होता है, बाबर कितने युद्ध लड़ता है, तो बाबर देखिए 1526, 1527, 1528 और 1529, इस तरीके से बाबर जो है कि 4 युद्ध लड़ता है। तो उसके विषय में मैं चर्चा करने वाला हूँ। अब देखिए जो बाबर होता है ये आपका 4 युद्ध लड़ता है। पहला होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, कहा जाता है पानी पिया खाना खाया चाँद देखा घर गया और मर गया होता है। तो पानी पिया से होता है पानीपत, पानीपत होता है, खाना खाया से होता है खानवा, चाँद देखा से होता है चंदेरी, और पानी पिया खाना खाया चाँद देखा घर गया, घर गया से होता है घाघरा हो जाता है। अब देखिए पानी कब पीता है 1526 में, पानी पिया खाना कब खाता है 1527 में, चाँद देखता है 1528 में और घर जाता है 1529 में। अब देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है बाबर तो सब में शामिल होता है। अब देखिए 1526 में इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी से होता है और बाबर सब में विजयी होता है। इस तरीके से आपका फिर इसके बाद में खानवा का जो युद्ध होता है 1527 में, ये आपका राणा सांगा, राणा सांगा के बीच में होता है। और इसके बाद में चंदेरी का जो युद्ध होता है मेदनी राय, मेदनी राय से होता है चंदेरी का युद्ध। इसके बाद में घाघरा का युद्ध, घाघरा का जो युद्ध होता है ये आपका अफगानों से होता है, अफगानी सेना, अफगानी सेना के बीच में होता है। सब में देखिए जो बाबर होता है सब में जीत जाता है, सब में जीतता है। इसके पास में कुशल तोपजी रहते हैं, कुशल जो तोपजी रहते हैं उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, देखिए इसको भी लिख लीजिएगा, इसके कुशल तोपची, तोपची जो होते हैं उस्ताद अली, उस्ताद अली रहता है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। आप देखिए यदि आप देखना चाहते हैं तो हॉट स्टार पे अंपायर नामक का इसका सीरीज भी आया है, तो आप उसको देख सकते हैं अंपायर नामक का। उसमें बाबर के विषय में पूरा अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इसमें होता है तोपची जो रहता है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रहता है। इसी के कारण जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी से ये जीतता है, अन्यथा इसका हार हो जाता, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा सेना थी, बाबर के पास कम सेना थी। लेकिन आपके पास कम सेना है वो मैटर नहीं करता, आपके पास हथियार ज्यादा है ना, तो सेना ज्यादा रहेगी उसको भी आप उड़ा देंगे। तो यही काम हुआ जो इसके तोपची रहते हैं। अब देखिए आपके पास हथियार भी है, बारूद का कहाँ इस्तेमाल करना है। अब पता चले आपका निशाना ही सही नहीं है, खाली जगह बारूद फेंक रहे हैं तो सब बारूद गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या है जो इसके तोपची रहते हैं ये आपका सही तरीके से तोप का इस्तेमाल करते हैं। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है उसमें इसको बाबर को विजयी मिलती है। अब देखिए एक बात पूछा जाता है कि जो आपका मध्यकालीन भारत होता है उसमें कौन सा युद्ध ऐसा होता है कि जिसके दौरान कोई एक तरीके से कोई मतलब क्या है कोई वंश वाला, ठीक है, कोई वंश वाला अपना थल सेना और जल सेना दोनों का इस्तेमाल करता है। तो ये आपका घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा के युद्ध में थल सेना एवं जल सेना
थल सेना एवं जल सेना दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए उस समय वायु सेना नहीं थी, नहीं तो वायु सेना का भी इस्तेमाल बाबर किया होता। अब थल सेना का इस्तेमाल किया और जल सेना दोनों का इस्तेमाल किया। अब देखिए एक प्रश्न होता है जो आपका खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों के विरुद्ध युद्ध करने वाला। इसने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी कब? खानवा का जो युद्ध था, खानवा के युद्ध के बाद में इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों के विरुद्ध युद्ध होता है, इसका मतलब होता है गाजी का मतलब होता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत होता है, दिल्ली सल्तनत का ऑफिशियल लैंग्वेज टर्कीज होता है, तुर्की होता है। और जो मुगल सल्तनत होता है, मुगल साम्राज्य, उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो फारसी होता है। अब देखिए एक होता है आपका जो बाबर रहता है, ये काफ़ी दानवीर रहता है, तो दानवीरता के कारण इसे कलंदर भी कहा जाता था। कलंदर की उपाधि भी इसको दी गई थी दानवीरता के कारण। कलंदर कहा जाता था दानवीरता के कारण। इसे जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है, इसको भैया बादशाह बाबर कह लीजिए, तो इसको कलंदर भी कहा जाता था। और जो बाबर था वो पढ़ा लिखा थोड़ा सा था, इसलिए इसने अपना जो आत्मकथा उसको लिखा था। इसकी आत्मकथा का नाम था तुजुक के बाबरी था इसका आत्मकथा का नाम। इसको इसने तुर्की में लिखा था। देखिए एक बात थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, परीक्षा में पूछता है बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा था। कुछ लोगों को पता रहता है मुगल जो साम्राज्य होता है इसकी भाषा फारसी होती है, तो इसने शायद फारसी में ही लिखा होगा, लेकिन नहीं, इसने अपना जो आत्मकथा तुजु के बाबरी इसने तुर्की में लिखा था। कौन लिखा था? बाबर ने लिखा था। इसको तुजु के बाबरी को बाबर ने लिखा था। इसके बाद में देखिए इसका जो अनुवाद कराया था अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद फारसी में किया था। बाबरनामा, इसको क्या कहते हैं? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाना ने किया। लेकिन इससे पहले कोई और एक किया था, वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं उसका नाम, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब्दुल रहीम खाना तुजु के बाबरी जो बाबरनामा होता है उसका फारसी में अनुवाद करता है। तो बाबर के विषय में इतना ही है। और 1530 में जो होता है आपका बाबर की मृत्यु हो जाती है। और एक बात और है, बाबर की इच्छा थी कि इसको कहाँ पे दफनाया जाए, इसको मतलब लाहौर में, ठीक है। इसीलिए जो इसका था, इसको तो पहले आगरा में इसको दफनाया गया था, लेकिन बाद में अकबर जब आया काबुल में कर दिया। सॉरी, लाहौर नहीं है, लाहौर में तो उसको जो हुमायूं होता है, जो जहांगीर होता है, जहांगीर जो होता है उसको लाहौर में दफनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मुझे। तो यहाँ जो होता है, जो ये रहता है काबुल से आता है। आपका जो मुगल साम्राज्य जो बाबर रहता है कहाँ से आता है? काबुल से, अफगानिस्तान से आता है। तो इसका इच्छा था कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए, लेकिन ये भारत में इसका तबीयत बिगड़ जाता है। जो एम्पायर है उसमें दिखाया गया है कि हुमायूं को जहर दे दिया जाता है, उसकी एक माँ रहती हैं वो दे देती हैं, सौतेली माँ जो रहती हैं, और इसके बाद में क्या होता है उसका तबीयत बिगड़ जाता है। और जो बाबर होता है उसके लिए मन्नत मांगता है और कुछ दिन भूखा रहता है, इसीलिए उसका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो जाता है तो इसलिए उसको कहाँ पे? आराम बाग आगरा में दफनाया जाता है। और बाद में इसको काबुल में जब आता है, कौन? जब अकबर आता है, अकबर जब आता है इसको काबुल में दफनाता है। तो देखिए इसका आपका मकबरा, अगर पूछा जाता है आपसे बाबर का मकबरा कहाँ पे अवस्थित है, तो बाबर का मकबरा आपका आगरा में अवस्थित है। और इसके बाद में
काबुल में कौन, जो अकबर रहता है, इसका मकबरा काबुल में स्थानांतरित कर देता है। अब देखिए दूसरा जो वीडियो है उसमें हुमायूं और लोगों के विषय में चर्चा किया जाएगा, लेकिन बात कर लिया जाता है कि आपका जो बाबर रहता है, हुमायूं रहता है, और इसके बाद में अकबर रहता है, जहांगीर रहता है, शाहजहां, औरंगजेब, इनका मकबरा कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, क्योंकि परीक्षा में यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। तो अब देखिए मैं बात करता हूँ, पहले देखिए मैं बता देता हूँ, जो बाबर रहता है उसका जो मकबरा रहता है, जो टॉम्ब रहता है, वो आपका आगरा रहता है। बाद में उसको बाबर का जो मकबरा होता है ये आपका आगरा, पहले आगरा रहता है, फिर आगरा के बाद में इसको काबुल में दफनाया जाता है जब अकबर आता है तब। बाबर के बाद में आता है हुमायूं। हुमायूं जो होता है, हुमायूं को दिल्ली में, हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका दिल्ली में है। हुमायूं के बाद में आता है अकबर। अकबर जो है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सिकंदरा ये कहाँ पे है, आगरा में है। और इसके बाद में अकबर के बाद में आता है जहांगीर। जहांगीर तो जहां हाँ आ रहा है तो लाहौर, इसका क्या होता है, जहांगीर का लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर के बाद में आता है आपका शाहजहां। शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था, और जो ताजमहल है वो आपका आगरा में अवस्थित है, इसीलिए इसका जो मकबरा है ये ताजमहल के बगल में ही आगरा में अवस्थित है। शाहजहां के बाद में आता है औरंगजेब। औरंगजेब जो होता है इसका जो मकबरा होता है औरंगाबाद दौलताबाद दिया है। और इसके बाद में आपका ये कहाँ पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इतना देखिए पूछा जाता है कि बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था, आगरा में। भारत में बाबर का मकबरा कहाँ पे है, तो आगरा में है। और इसके बाद में यदि ऐसे कह दिया जाए कौन सा ऐसा शासक था जो आपका जहांगीर रहता है, इसको मैं बताऊंगा जब पढ़ाया जाएगा। जहांगीर को सलीम कहा जाता था, और जो औरंगजेब था उसको खुर्रम के नाम से जाना जाता था। और जो ये आपका शाहजहां था, शाहजहां को खुर्रम के नाम से, और जो औरंगजेब रहता है जिंदा पीर, इसको जिंदा पीर कहा जाता था। इसको मुस्लिम लोग आज भी इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब उनके लिए काफ़ी एक तरीके से भगवान का रोल अदा करता है। कौन, औरंगजेब अदा करता है, इसीलिए इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें यदि आपसे पूछ दिया जाता है कि कौन सा मुगल शासक था जिसका मकबरा भारत के बाहर अवस्थित था, केवल भारत के बाहर अवस्थित था, तो आपका देखिए जहांगीर का मकबरा कहाँ पे, भारत के बाहर लाहौर में अवस्थित था। लेकिन अगर बाबर की बात किया जाएगा किसका मकबरा भारत में और बाहर विदेश में भी अवस्थित है, तो आपका आगरा और काबुल दोनों जगह किसका मकबरा है, बाबर का मकबरा है। तो इस तरीके से इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और भी वीडियो इसका मुगल साम्राज्य का आएगा, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आप यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद।